अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी। मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा जी चारों तरफ आप कह रहे हो कि आप देश को बचाओगे, मान लो आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी को गैस के कितने दाम दोगे? मोदी जी भी चुप हो गए। इसका मतलब भाई साहब सेटिंग हो गई है। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। 3 एके है, 3 एके। एक तो है AK-47, दूसरे AK एंटोनी है, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। मैं अरविंद केजरीवाल हूँ और इसे क्या फर्क पड़ता है? मैं आप में से एक हूँ, इससे फर्क पड़ता है। देश के सबसे दिलचस्प चुनावी संग्राम की जमीन पर अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी आमने सामने हैं। कर्मभूमि है काशी। जहां 2014 के सत्ता संघर्ष की पटकथा लिखी जा रही है। कभी आचमन और अजान के प्रतीकों को साध कर, कभी गंगा में डुबकी लगाकर, कभी माथे पर त्रिपुंड सजाकर, तो कभी बनारस के घाटों और गलियों की खाक छानकर केजरीवाल शंकर की नगरी में मोदी को हराने के हथियार ढूंढ रहे हैं। अगर हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे हो जाए तो इस बार देश की तकदीर बदल सकते हैं, देश की दिशा बदल सकते हैं, देश की राजनीति में भूचाल ला सकते हैं। दूसरी तरफ हर हर मोदी जैसे जयकारों की गूंज से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व फिलॉसफी बनारस के चौराहों से चस्पा हो रही है। धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के बीच काशी का कुरुक्षेत्र भविष्य की भारतीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। उनको कहते हैं बच्चे को रोजगार चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, अरे रोजगार बात में पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं खेत में पानी चाहिए, तो कह रहे पानी की बात छोड़ो, पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं महंगाई कम करो, अरे बोले महंगाई छोड़ो, आज सेक्युलरिज्म खतरे में है। ये सिर्फ बनारस का रण नहीं, दिल्ली के दावेदारों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लेकिन मोदी की महत्वाकांक्षा को ललकारने के लिए केजरीवाल ने क्यों चुना काशी को? महज 1.5 साल के भीतर केजरीवाल की राजनीति को कैसे मिल गया इतना विस्तार? अपेक्षा, महत्वाकांक्षा और अधिकार की लड़ाई को केजरीवाल ने कैसे बदला सत्ता के अवसर और सफर में? इसकी कहानी अतीत में है। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। सरकार बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है, ये हमारा इस्तीफा है। केजरीवाल मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। ये हमारा इस्तीफा है। दिल्ली की विधानसभा छोड़ संसद की सीढ़ियों के सहारे सबसे ऊंचे सिंहासन का सपना पालने लगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो।
लेकिन 49 दिनों की सत्ता ने देश को केजरीवाल के सियासी चरित्र का आईना दिखा दिया। बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं कसम खाता हूं कि कभी नहीं उनका समर्थन लूंगा। अब अरविंद केजरीवाल की पोल भी खुलने लगी है। बेशक केजरीवाल के भविष्य की राजनीति कई सवालों में घिरी है, जिनका जवाब छिपा है कुछ अनदेखे पहलुओं में। एक इंजीनियर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय राजस्व सेवा का एक अधिकारी और एक पूर्व सीएम। आखिर क्या है एक केजरीवाल के इतने चेहरों का सच? बुनियाद को समझने के लिए हमने पलटे अतीत के कुछ पन्ने और पहुंच गए दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार जिले के इस छोटे से गांव सिवानी, जहां 16 अगस्त 1968 को जन्माष्टमी के दिन केजरीवाल का जन्म हुआ, इसी मकान नंबर 30 में। अरविंद केजरीवाल का जन्म इसी कमरे में हुआ था और अरविंद केजरीवाल के चाचा जी हैं, अरविंद केजरीवाल की जो चाची जी हैं वो सब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ पैदा हुए थे? यहीं हुए थे क्या? यहीं कमरे में हुए थे। पिता गोविंद राम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। दादी ने पोते का प्यार से नाम रखा कृष्णा। जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, इस वजह से मेरी दादी जी उसका नाम कृष्ण रख दिया था। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है खेड़ा गांव। केजरीवाल के पूर्वज रहते थे। दादाजी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए खेड़ा छोड़कर सिवानी आ गए। तब खेड़ा गांव में केजरीवाल के परिवार का काफी रसूख था। अपनी हवेली थी जो आज खंडहर है। किसी जमाने में खेड़ा गांव में ये मकान बहुत ही खूबसूरत मकान हुआ करता था। मंगला सेठ के नाम से इस मकान को जाना जाता था, जिसे लोग हवेली भी कहा करते थे। वक्त के साथ साथ हवेली की रौनक अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अरविंद के दादाजी ने गांव में मंदिर, धर्मशाला और पानी की बावली बनवाई थी। कहते हैं यहाँ 6-7 गांवों के लोगों की प्यास बुझती थी। अरविंद केजरीवाल के पुरखों ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे बकायदा एक समय में सुबह से लेकर शाम तक लोगों का तांता लगा हुआ रहता था। सब के सब पानी भरने आया करते थे। कहा यह जाता है कि सबसे पहला काम जो मंदिर बनाने का था वो अरविंद केजरीवाल के पुरखों ने ही शुरू किया। आज भी जन्माष्टमी के दिन अरविंद के ताऊ इस मंदिर में भव्य आयोजन करते हैं। जिस रोज केजरीवाल सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उनके ताऊ गांव से 2 बसों में भरकर लोगों को दिल्ली ले आए। और दिल्ली का मुख्यमंत्री बना जी, हम सर गए, हमारे को बहुत खुशी हुई, हम गाड़ी लेके वहाँ पे गए। 49 दिनों में ही सत्ता छोड़ने की गलती का एहसास केजरीवाल को भले ही अब हुआ हो, लेकिन गांव में रहने वाली उनकी चाची बताती हैं कि जनता से राय शुमारी के बगैर अरविंद ने इस्तीफा देकर भारी भूल कर दी। गलती ये करी कि कांग्रेस का उनको समर्थन नहीं लेना था। दूसरी बात ये भाग के पार्टी नहीं छोड़नी थी। चाचा चाची का कृष्णा कब केजरीवाल बन गया, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। तब अरविंद अपने मौसा जी के साथ कलकत्ता में रहते थे। वहां उनके मौसा जी को लोग केजरीवाल बुलाते थे। बताते हैं कि वहीं से अरविंद को भी नया सरनेम मिला। कलकत्ता से केजरीवाल के कुछ और भी रिश्ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो स्कूल दिखाते हैं जहां से अरविंद ने पढ़ाई पूरी की। जब ये स्कूल बना था तो अरविंद शुरुआती छात्रों में से थे। अरविंद के नन्हे कदम इसी स्कूल में पढ़े और बाकायदा 10वीं तक की उन्होंने पढ़ाई की। यहाँ 8वीं क्लास में अरविंद का एडमिशन हुआ था। इसी स्कूल में बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने भी 3री तक पढ़ाई की। टीचर बताते हैं कि स्कूली जीवन से ही अरविंद डिबेट में भाग लेने के शौकीन थे। पढ़ाकू लड़कों में गिनती होती थी, लेकिन स्वभाव में जिद बचपन से ही थी। वो स्टार्टिंग से ही बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और क्लास में ऊपर के 2-3 स्टूडेंट में उनका नाम आता था। साथ पढ़े दोस्त गगन को तो अरविंद के स्कूली दिनों का एक किस्सा भी याद है। 10th की बात है, इनको तैयार करने के लिए एक टॉपिक दिया गया एंड यू वोंट बिलीव इन 1983 उसने जो टॉपिक तैयार किया दैट वाज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए केजरीवाल इसी दयानंद कॉलेज में आ गए। यहीं से विश्वविद्यालय में 7वीं रैंक हासिल की।
जी हाँ, कॉलेज में जब प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा का परिणाम आया तो उस वक्त कॉलेज में अरविंद दूसरे नंबर पे थे। और इतना ही नहीं, कॉलेज के बाहर यूनिवर्सिटी में भी उनका 7वां स्थान था। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों से कई ऑफर आए, लेकिन अरविंद ने आईआईटी पर फोकस किया, परीक्षा पास की और आईआईटी खड़गपुर में अरविंद का दाखिला हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हुई तो टाटा स्टील में नौकरी मिल गई। 3 साल काम किया, फिर नौकरी छोड़ दी। इसके पेरेंट्स जो थे काफी नाराज थे, क्योंकि इंजीनियरिंग की थी आईआईटी से, तो चाहते थे कि वो टाटा में रहे, बिकॉज सबसे ज्यादा जो है अच्छी कॉर्पोरेशन मानी जाती है। इसके बाद मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े, कुछ दिन रामकृष्ण मिशन में बिताया, फिर आईएएस बनने की धुन सवार हो गई। 2 बार सिविल सेवा की परीक्षा दी और दोनों बार आईआरएस के लिए ही चुने गए। साल 1995 में अरविंद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके थे। उनके सीनियर रहे उदित राज बताते हैं कि नौकरी के दौरान केजरीवाल की इमेज जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाले अफसर की थी। इनकम टैक्स में मेरे जूनियर थे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इन्होंने इनकम टैक्स में नॉन परफॉर्मेंस या कोई काम नहीं किया, निकम्मेपन साबित किया है और वेतन लेते रहे। नवंबर 2000 से अक्टूबर 2002 तक केजरीवाल ने पढ़ाई के नाम पर इनकम टैक्स विभाग से छुट्टी ली थी। इस दौरान उन्हें तनख्वाह मिलती रही, जो बाद में उनके गले की फांस भी बनी। तो 12-13 साल उससे वेतन लेते रहे, घर मकान में इनको मिलता रहा। उसी को प्रचार के समय, विधानसभा के चुनाव समय उसको इनकैश भी किया। उस डिपार्टमेंट में रह के कोई काम नहीं किया इन्होंने। डिपार्टमेंट से मिली छुट्टियों के दौरान केजरीवाल ने एनजीओ का भरपूर अनुभव लिया, जिसकी जड़ें कोलकाता में ही पड़ चुकी थी। फरवरी 2006 में नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह एनजीओ से जुड़ गए। जो लोग टैक्स देते हैं हाथ खड़े करें। कौन कौन टैक्स देता है यहाँ पे? आप सारे लोग टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। ये तस्वीरें उन्हीं दिनों की हैं जब केजरीवाल और उनके साथी ढोल मजीरे के साथ दिल्ली में गली गली जाकर लोगों को समझाते कि उनके इलाके में कितना सरकारी फंड खर्च हुआ है। साल 2006 में केजरीवाल को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाने वाला मैग्सेसे अवार्ड मिला। कद बढ़ा, दायरा बढ़ा, कई देशों से संपर्क भी बढ़ा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय जैसे लोगों से केजरीवाल का संपर्क हुआ। इसके बाद तलाश ऐसे मुद्दे की थी जिससे पूरे देश में पैठ और पहचान बनाई जा सके। तय हुआ कि भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, इसीलिए जन लोकपाल के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की छत्रछाया में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, उनके बेटे प्रशांत भूषण, किरण बेदी और पूर्व जज संतोष हेगड़े के साथ अरविंद केजरीवाल भी आ गए। लेकिन इस आंदोलन का चेहरा कौन बने, ये सबसे बड़ा सवाल था। कई लोगों से मेल मुलाकातों के बाद तय हुआ महाराष्ट्र के गांधीवादी अन्ना हजारे का नाम, जिन्हें भ्रष्टाचार विरोधी लंबे अनशनों का पुराना अनुभव था। इस तरह एक टीम बनी, नाम पड़ा टीम अन्ना। अब बारी थी आंदोलन की तारीख तय करने की। 2 अप्रैल 2011 को भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। तब तक पूरा देश टेलीविजन से चिपका था। क्रिकेट का खुमार खत्म हुआ तो टीम अन्ना को लगा कि खबर और महानगरों के खालीपन का वक्त आंदोलन के लिए सबसे मुफीद है। 5 अप्रैल 2011 की तारीख यानी छुट्टी का दिन मुकर्रर हुआ आंदोलन के लिए। अन्ना दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गए। लोकपाल का बहाना था, पर वो हर चीज से परेशान थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और सबको अन्ना में परिवर्तन का एक तत्व नजर आया। टीम अन्ना की मांग थी जन लोकपाल कानून बनाना। प्रचार तंत्र की प्लानिंग कामयाब रही, भीड़ जुटने लगी, आंदोलन को जन समर्थन और मीडिया कवरेज दोनों मिला। युवा पीढ़ी में एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन कहिए, गुस्सा कहिए। उस वक्त अन्ना हजारे जब सामने आए तो आपने देखा कैसे उमड़कर लोग उनकी तरफ गए। ये वो वक्त था जब अन्ना के इस अनशन की तुलना जेपी आंदोलन से होने लगी थी। जेपी महामानव थे और ये सब बौने हैं। जेपी की अगर गंगा के आंदोलन की उपमा गंगा से करें तो ये नदी नाले जिस तरह के होते हैं उस तरह के अन्ना
का एक नाला था, एक अरविंद केजरीवाल का नाला था। 4 दिन बाद जन लोकपाल का ड्राफ्ट बनाने के लिए सरकार और सिविल सोसाइटी की तरफ से कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन सारी मांगे मनवाने पर अड़ी टीम अन्ना से बातचीत टूट गई। दोबारा अनशन की तारीख तय हुई 16 अगस्त। 16 अगस्त को अनशन से पहले ही अन्ना को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। केजरीवाल की रणनीति सटीक बैठी, आंदोलन को नई ऊर्जा मिल गई। तिहाड़ के बाहर मजमा लग गया, दबाव इतना बढ़ा कि अन्ना को रिहा करना पड़ा। तब तक आंदोलन का चेहरा अन्ना ही थे, लेकिन केजरीवाल पर्दे के पीछे पूरे मूवमेंट को अपने हाथ में ले चुके थे। 28 दिसंबर 2011 को लोकसभा में लोकपाल बिल पास हो गया। उधर मुंबई में अन्ना का अनशन फ्लॉप रहा, लेकिन राज्यसभा ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया और केजरीवाल राजनीति में आने के संकेत देने लगे। पार्टी बनाने का फैसला हुआ वो इसीलिए हुआ कि देखिए ये जन लोकपाल बिल जो भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकता है, ये लोग तो बनाएंगे नहीं, न कांग्रेस बनाएगी न बीजेपी बनाएगी। केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं उड़ान भर रही थी, लेकिन अन्ना राजनीति के खिलाफ थे, लिहाजा खाई बढ़ने लगी। 17 सितंबर 2012 को केजरीवाल ने जनता से राजनीति में आने पर राय मांगी और 18 सितंबर को अन्ना ने साफ कर दिया कि उनका रास्ता अब अलग है। चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा, इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। टीम अन्ना टूट गई। प्रतीकों की राजनीति के चैंपियन केजरीवाल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को खुलेआम राजनीतिक पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हो गया। टीम बन गई, टोपी बदल गई, मकसद बदल गया, रास्ते बदल गए। दिल्ली के चुनाव करीब थे, केजरीवाल उसकी तैयारियों में जुट गए और पहला मोर्चा खोला तत्कालीन शीला सरकार के खिलाफ। बिजली पानी के मुद्दे पर आंदोलन शुरू हो गया। सारी जनता अपने अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद कर दे तो शीला दीक्षित को और अनिल अंबानी को दिल्ली छोड़ के भागना पड़े। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन यानी 23 मार्च 2013 को केजरीवाल अनशन पर बैठ गए। 23 मार्च से मैं अनिश्चितकालीन उपवास के ऊपर बैठूंगा। मेरी सीधी अपील आप लोगों से है, अपने अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद कर देना 23 मार्च से। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी से मिल रहे ऐसे भरोसे के बाद दिल्ली से लाखों आवेदन आए और 6 अप्रैल को अनशन खत्म हो गया। अब केजरीवाल घर घर जाकर बिजली के कटे हुए कनेक्शन जोड़ने लगे। तभी 4 दिसंबर को चुनाव हुए और केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से शीला दीक्षित जी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीती। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। बीजेपी को 32 सीटें आई, उसने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल कस्में खाते रहे कि न किसी से समर्थन लेंगे न देंगे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, मगर राय शुमारी के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। वो भी बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं कसम खाता हूँ कि कभी नहीं उनका समर्थन लूंगा। रातों रात फैसले लिए जाने लगे। मीडिया कैमरों के साथ दिल्ली के मंत्री आधी रात को सड़कों पर निकलने लगे। तभी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। केजरीवाल के बड़बोले मंत्री दिल्ली पुलिस से भिड़ गए और मुद्दे को तूल देते हुए लोकतांत्रिक सरकार का एक सीएम पहली बार धरने पर बैठ गया। उन्हें अराजक मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। कई लोग कह रहे हैं कि आप तो अराजकता फैला रहे हो, आप तो लोगों को कानून तोड़ने के लिए कह रहे हो। गांधी जी ने भी तो यही किया था। केजरीवाल लगातार गलतियां कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं कि केवल ज्यादा बोलकर या उटपटांग बातें कह करके वह नाम कमा लेंगे। उनको नाम तो मिल गया है,
लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पोल भी खोलने लगी है। उधर जन लोकपाल के ड्राफ्ट पर केजरीवाल सरकार की राज्यपाल से भी ठन गई थी। ड्राफ्ट बिना किसी को दिखाए केजरीवाल उसे सीधे विधानसभा में लाने पर अड़ गए। विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा था। बस केजरीवाल को बहाना मिला और उन्होंने कुर्सी छोड़कर सत्ता की शहादत का चोला ओढ़ लिया। इस्तीफा असूलों पे दिया। लोकपाल बिल हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है, भ्रष्टाचार हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। मैंने बार बार बोला था कि लोकपाल बिल पास नहीं होने देंगे, उसके लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियां कुर्बान है। इस तरह 49 दिनों में ही दिल्ली की सत्ता छोड़कर केजरीवाल अब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं। काशी में उनके भविष्य की परीक्षा है। हसरतें 2014 का किंग या किंग मेकर बनने की है। ये 16 मई के नतीजे तय करेंगे कि केजरीवाल का सियासी भविष्य अब क्या हो।